हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें स्टेप वाइज क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट किए हैं। जो क्वेश्चन जो बच्चा एकदम से फाउंडेशन लेवल पे होगा, जिसकी जस्ट बेसिक्स क्लियर है या जस्ट बेसिक फॉर्मूले जान रहे हैं, यानी कि लेवल 1 और लेवल 2। इस लेवल 1 और लेवल 2 के बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो जेई मेन और नीट लेवल का क्वेश्चन है। दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही है। जेई एडवांस के लिए हमें थोड़ा और अपर लेवल पे जाना होगा, लेवल 3 या लेवल जो उससे बेटर हो सकता है, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग लर्न करेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं फ्रैंकली ये बोल रहा हूँ कि ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो जस्ट इनिशियल स्टेज में है, जस्ट फाउंडेशन लेवल पे है और अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जूझ रहे हैं। उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग कैसे हो, कंसेप्ट बिल्डिंग क्या हो, हर क्वेश्चन में कैसा परसेप्शन उनका होना चाहिए, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। ऑब्वियसली ये जो टारगेट के बच्चे इस बार जेई और नीट का एग्जाम देंगे, या जो बच्चे क्लास 11th में है तो बेसिक कंसेप्ट जब तक वो पढ़े नहीं हैं उनको हो सकता है कुछ समझने में दिक्कत हो, तो ये मेनली ओरिएंटेड टू टारगेट स्टूडेंट है जो इस बार जेई या नीट का एग्जाम देंगे, उसके लिए ये वीडियो। तो लेट्स हैव अ लुक ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? लोकोमोटिव इंजन pulls a series of wagons, which is the correct analysis of the situation? तो लोकोमोटिव इंजन जो सीरीज ऑफ वैगन को पुल कर रहा है उसमें आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन में हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें क्या करेक्ट होगा। लेट्स सी। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है द ट्रेन मूव्स फॉरवर्ड बिकॉज द लोकोमोटिव पुल्स फॉरवर्ड स्लाइटली हार्डर ऑन द वैगन्स देन the wagons pull backward on the locomotive. It is not correct. तो पहला ऑप्शन जो है आपका रॉन्ग हो गया। दूसरा है बिकॉज एक्शन ऑलवेज इक्वल्स रिएक्शन द लोकोमोटिव कैन नॉट पुल द वैगन्स, द वैगन पुल्स द बैकवर्ड जस्ट इन हार्ड। अदर दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। लोकोमोटिव फोर्स on the wagons is a strong force as the force on the wagon on the locomotive. Okay, but the frictional force on the locomotive is forward. ये सही है। आपको फ्रिक्शनल फोर्स जो लोकोमोटिव पे लग रहा है वो फॉरवर्ड लग रहा है एंड दैट इज लार्ज आल्सो इन कंपैरिजन टू बैकवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द वैगन्स, जो कि स्मॉल इन नेचर होगा इसके कंपैरिजन में जो फॉरवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लग रहा है। कोई भी कंसेप्ट ये फ्रिक्शन के केस में, व्हील के केस में आप देखते हैं कि व्हील जो इसको जो है खींचा जा रहा है एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण से, तो जो व्हील कांटेक्ट में है यहाँ पे और इससे बहुत सारे और भी कनेक्टेड हैं। जिस तरह से जो लोकोमोटिव का है इसमें बहुत सारा डब्बा जुड़ा हुआ रहेगा, तो जो यहाँ पे जो कांटेक्ट में ग्राउंड पे इस पे फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट का टेंडेंसी है बैकवर्ड जाने के लिए, जो पीछे की तरफ ये जाएगा, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा दैट विल बी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो दिस ऑप्शन वी हैव, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा लोकोमोटिव फॉरवर्ड के लिए वो लार्ज इन नेचर होगा, और इस पे अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो वो स्मॉल इन नेचर होगा। तो ओवरऑल ये फॉरवर्ड की तरफ जो है मूव करेगा। फ्रिक्शन कभी कभी जो है ये फ्रिक्शन के बारे में बच्चे के दिमाग में एक कंसेप्ट रहता है कि फ्रिक्शन जिधर बॉडी मूव कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। दिस इज नॉट करेक्ट। फ्रिक्शन जो है बॉडी पे, जिधर बॉडी पे रिलेटिवली जो पॉइंट कांटेक्ट का है, जो मूव करने वाला पॉइंट है, वो उस पे रिलेटिव वेलोसिटी जिधर होगा, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब उसका टेंडेंसी जिधर होगा जाने का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन को हम लगाएंगे। तो इस केस में यही चीज था, जो रिलेटिव टेंडेंसी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट व्हील का वो बैकवर्ड है, तो फॉरवर्ड की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, इसमें पार्टिकल इज मूविंग इन फ्री स्पेस विद द सेम सम वेलोसिटी। इसमें वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी दिया हुआ है और थ्री फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, F1 F2 F3। सारे फोर्सेस के मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे दिए गए हैं। एक फोर्स F1 जो लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन का है
F2 जो फोर्स है यहाँ पे उसका भी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन का है। सो F2 इज ऑल्सो 10 न्यूटन एंड F3 जो है ये आपको 15 न्यूटन का है। तो ये 3 फोर्सेस हमें लग रहे हैं। अब जो बच्चा स्मार्ट होगा उसको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो F1 का मैग्नीट्यूड है और F2 का मैग्नीट्यूड है ये 10 न्यूटन का है और इन दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा एकदम से 60 पे इससे, और उसका मैग्नीट्यूड भी 10 ही होगा। तो दैट मीन्स कि 10 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है और इसमें जो है यहाँ पे 15 न्यूटन लग रहा है। ये दूसरा फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में दिख रहा है। इसमें पूछा क्या है, इट्स वेलोसिटी चेंजेस in magnitude, its velocity changes only in direction, its velocity changes with magnitude and direction, its velocity remains constant, velocity makes an angle with the resultant force, therefore both magnitude and direction changes। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होनी चाहिए जो जो वेलोसिटी फैक्टर है इसमें दो पार्ट होता है। वेलोसिटी में एक स्पीड पार्ट होगा और दूसरा डायरेक्शन पार्ट होगा। अगर हमें स्पीड को बदलना है तो यानी कि स्पीड को बदलने के लिए फोर्स को जो है पैरेलल या एंटी पैरेलल लगाया जाएगा वेलोसिटी के, तभी जाकर के स्पीड बदलेगा। और डायरेक्शन को अगर बदलना है तो फोर्स को परपेंडिकुलर लगाना होगा वेलोसिटी के ऑलवेज, तभी डायरेक्शन बदलेगा। अगर हमारे पास दोनों फैक्टर है यानी कि वेलोसिटी को बदलने के लिए एक फोर्स है जो कि वेलोसिटी के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, या दूसरा फोर्स है, एक फोर्स कंपोनेंट ऐसा हो जाए जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी का दोनों पार्ट यानी स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज करेगा। लेकिन अगर एक ही चीज यहाँ पे राइज हो रहा होगा, जो फोर्स या तो पैरेलल हो जाए वेलोसिटी के या फोर्स परपेंडिकुलर है, कोई एक होगा, तो बस वो एक चेंज होगा। यहाँ पे जो हमें इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट आ रहा है जो कि 10 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है, इसका रिजल्टेंट आ रहा है 10 न्यूटन और इधर की तरफ हम देख रहे हैं कि 15 न्यूटन लग रहा है। यानी कि ओवरऑल इस पे एक 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। दिस दिस इज द डायरेक्शन। 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस पे जो है वेलोसिटी इधर के तरफ है। ये जो वेलोसिटी दिया गया है ये रैंडम वेलोसिटी, इसके बीच में आप देखिए 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, इसके बीच में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा दिया होगा, थीटा हो सकता है, कुछ भी एंगल होगा रैंडम। तो ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस वेलोसिटी के तरफ लग जाएगा, दैट विल बी 5 cos थीटा, और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग जाएगा जो कि इसका रिजॉल्व करने के बाद हमें कंपोनेंट आप जानते हैं निकालने के लिए, तो इसमें आ जाएगा एक 5 sin थीटा। इसका मतलब यह है कि 5 sin थीटा और 5 cos थीटा में 5 cos थीटा तो एक ऐसा फोर्स है जो कि वेलोसिटी के पैरेलल वाला फोर्स हो गया, और ये एक ऐसा फोर्स है जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला फोर्स हो गया। तो यहाँ पे हमें दिख गया कि जो ओवरऑल ये सिस्टम दिया हुआ है इसमें दोनों फोर्सेस हैं, जो एक पैरेलल फोर्स है और एक परपेंडिकुलर फोर्स है। किस पे परपेंडिकुलर और पैरेलल है? वेलोसिटी पे। तो अगर वेलोसिटी पे पैरेलल आ जाए और परपेंडिकुलर आ जाए तो उन दोनों ही केस में हम बोल सकते हैं कि ये तो स्पीड को भी बदल रहा है और डायरेक्शन को भी बदल रहा है। तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा एनालिसिस आपको आना चाहिए इसमें, लेकिन क्वेश्चन बहुत टफ भी नहीं है। अगर हम ये जान रहे हैं कि वेलोसिटी को बदलने के लिए फोर्स जो है वो पैरेलल लगे या परपेंडिकुलर लगे तो दोनों फैक्टर चेंज होगा, स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हमें इसमें अब ऑप्शन चूज करना है वेलोसिटी चेंजेस मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड को बदल तो रहा ही है, क्योंकि एफ कॉस थीटा जो यहाँ पे 5 cos थीटा है वो इसके डायरेक्शन में लग रहा है जिधर वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंजेस ओनली इन डायरेक्शन, तो ओनली तो नहीं है यहाँ पे, सॉरी, इट्स वेलोसिटी चेंजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एंड लास्ट ऑप्शन दिया है वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी मेक्स सम एंगल विद द रिजल्टेंट फोर्स, देयरफॉर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप देखिए जब भी ये ऑप्शन जो है चौथा, ये एकदम सरासर गलत है, क्योंकि वेलोसिटी अगर कुछ भी एंगल बनाएगी रिजल्टेंट फोर्स से तो फोर्स का दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक तो वेलोसिटी के साथ होगा जो पैरेलल जिसको बोलेंगे, और एक परपेंडिकुलर होगा। और दोनों ही फोर्स का जो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी के लिए खतरनाक है, क्योंकि
एक कंपोनेंट उसके स्पीड को बदल देगा और एक कंपोनेंट उसके डायरेक्शन को बदल देगा। तो दैट मीन्स कि दिस इज नॉट करेक्ट। पहला ऑप्शन में दिया है वेलोसिटी चेंजेस इन मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे ये हमें दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड बदल रहा है, लेकिन ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। इसमें दोनों स्टेटमेंट आना चाहिए कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर भी होगा, सॉरी फोर्स जो है परपेंडिकुलर भी होगा एंड पैरेलल भी होगा। तो ये स्टेटमेंट भी ओवरऑल करेक्ट नहीं कहा जाएगा। तो ओनली ऑप्शन 3 वी हैव करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन वी हैव, यहाँ पे दिया हुआ है आपको 5 फोर्सेस है, F1, F2, F3, F4 एंड F5 आर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg so that it is moving with 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन इस डायरेक्शन। मान लेते हैं कि ईस्ट के तरफ जो डायरेक्शन है उसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। और वाई एक्सिस की तरफ क्या हो जाना चाहिए, वाई एक्सिस की तरफ नॉर्थ हो जाएगा। तो एक्स ईस्ट और नॉर्थ में आपको दोनों के बीच का एंगल जो है 90 होगा, इसलिए हमने एक्स और वाई मान लिया है। अब ये जो 5 फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं F1, F2, F3, F4, F5 किसी ऑब्जेक्ट पे जिस ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है और जो एक्सेलरेशन भी दे दिया है कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ईस्ट के तरफ जा रहा है। अब अगर आप F1 को वहां से रिमूव कर दे रहे हैं तो एक्सेलरेशन दे दिया, बदल गया। F1 जैसे ही रिमूव हुआ तो एक्सेलरेशन यहाँ दिख रहा है बढ़ जा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन किधर हो जा रहा है, नॉर्थ की तरफ हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज गौर करना है कि जिस फोर्स को हमने हटाया उसके कारण से एक्सेलरेशन भी बदल गया और उसका डायरेक्शन भी बदल गया एक्सेलरेशन का। देन द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ F1 इज एक्टिंग विल बी, तो उस समय आपको बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक का इफ ओनली F1 इज एक्टिंग। तो इसमें तो 5 फोर्सेस है, बाद में ये बोल दिया कि आप सारे फोर्स को हटा दो, F1 को बस लगा दो, उसका हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। सबसे पहले हम लोग इसमें जैसा बोल रहा है वैसा करते हैं। F1 प्लस F2 जो वेक्टरिकली हमें दिया गया है यहाँ पे, प्लस F3 प्लस F4 एंड प्लस F5, ये सारे फोर्सेस को जब हम मिला देते हैं तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगा। इसका मास दिया हुआ है हमें m/a और मास कितना है 2 kg है, एक्सेलरेशन जो है 4 है। तो इट इज 2 kg एंड एक्सेलरेशन इज 4, सो इट विल बी 8। ये आ गया आपका एक इक्वेशन, मान लेते हैं इसको। अब F1 को हटा करके रिमेनिंग फोर्सेस लग रहा है, तो यानी कि ये जो एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है ये किधर की तरफ है, यहाँ पे पहले ही बोल दिया है ईस्ट डायरेक्शन में, और ईस्ट के डायरेक्शन में हमने क्या माना है, एक्स एक्सिस माना है, तो यहाँ पे 8i हो जाएगा। दिस इज योर रिजल्टेंट फोर्स। जब हमने सारे फोर्सेस को जोड़ा F1 F2 से F5 तक, तो 8i हमारा रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब इसमें F1 को रिमूव कर दीजिए और F2 को लगाते हुए F3 देन F4, इसके बाद F5, ये सारे फोर्सेस को हमने ऐड कर दिया। और इसको ऐड करने के बाद जो मासेस, यहाँ पे मास तो चेंज नहीं कर रहा है, बस एक्सेलरेशन आपको 7 हो गया है। तो इट इज 2 × 7 मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये किधर की तरफ हो गया, डायरेक्शन बोल दिया नॉर्थ की तरफ हो गया है। तो नॉर्थ की तरफ तो हमने डायरेक्शन वाई एक्सिस को ले लिया है, इसका मतलब है ये जे डायरेक्शन हो जाएगा एंड इट विल बी 14 इन जे डायरेक्शन। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब जो स्मार्ट बच्चा होगा उसको ये दिख गया होगा कि सर पहले वाले में तो F1 है और दूसरे वाले में F1 है ही नहीं, और हमें लास्ट के क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो F1 पूछा गया है। तो क्या करना चाहिए, पहले इक्वेशन से दूसरे को अगर हम लोग फर्स्ट से अगर दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, सारा का सारा फोर्स जो यहाँ F2 F3 F4 F5 है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, ओनली F1 फोर्स बचेगा। तो हमने F1 को कहाँ से निकाल लिया, वन इक्वेशन से और दूसरे इक्वेशन से, पहले से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर लिया, इससे आ गया। इतना आसान था। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर भी आपको ये चीज करना होगा कि 8i एंड माइनस ऑफ 14j, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, जो कि पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ रहा है। अब आपको इसमें करना क्या है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक के लिए हमें उसका जो फोर्स का रिलेशन होता है, फोर्स इज m/a। तो यहाँ पे मास जो है दिया हुआ है, सिस्टम का मास आपको, क्योंकि सारे फोर्सेस को जब हम हटा लेंगे तो क्या मास घट जाएगा, मास तो एज इट इज रहेगा। आपको बोला ही गया है कि उस सिस्टम में सारे फोर्स को हटा करके एक फोर्स F1 लगाओ और तब बताओ एक्सेलरेशन क्या हो। ठीक है,
तो इसका मतलब ये है कि अब जो मास हम यहाँ पे लेंगे कि F1 को लिखने के लिए, इसमें जो मास है इसका सिस्टम का और जो एक्सलेशन होगा A1 मान लेते हैं इसको, तो जो A1 आएगा वो F1 के कारण से आ रहा है। दिस इज व्हाट यू कैन राइट हियर, इट इज 8i माइनस ऑफ 14j। अब m के जगह पे हम क्या ले लें, m तो वही है, 2 kg है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो इट इज 2 डिवाइडेड बाय A1 एंड इट इज 8i माइनस ऑफ 14j। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, लेट्स सी दिस व्हाट आई हैव रिटन, m by a है, इट शुड बी फोर्स इज m into a। तो जो मास है यहाँ पे आपको मास दिया गया है 2 एंड एक्सलेशन को मान लेते हैं A1। इससे हमें आ जाएगा, इससे हमें आ जाएगा A1 निकालना है, तो A1 हो जाएगा इसमें 2 से जो है हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो इट विल बिकम व्हाट इट विल बिकम, A1 आ जाएगा आपको 4i एंड 7j। तो एक्सलेशन यहाँ जो आपको दिख रहा है वेक्टर फॉर्मेट में, इसका x कंपोनेंट 4 है और y कंपोनेंट जो है वो 7 है। x और y कंपोनेंट अगर हमें दे दिया जाए तो क्या हम एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 4 स्क्वायर एंड प्लस 7 स्क्वायर, इसका रूट कर देते हैं और इससे जो है उसको ऑफ करिए, 4 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, so it will be 16 plus 49 and then it will be under root। तो 49 plus 16 को अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा, it will be 65 under root। तो ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें हमें ये चीज देखना पड़ा कि जो फोर्सेस दिया हुआ है उस फोर्सेस जैसे जैसे फोर्स को हटाते गया, F1 को हटाया तब कितना एक्सलेशन हुआ वो आपको बता दिया गया था, और उसके बेसिस पे अब पूछ दिया ओनली F1 होगा तब क्या होगा। तो दिस इज व्हाट यू शुड फोकस, कि हमें क्वेश्चन को जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं छिपा हुआ था, ये सारे कंसेप्ट आप जान चुके हैं, जो 11-12 कर लिए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है बॉडी ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस starts moving under a constant force F during the rectilinear motion, angle theta between the direction of force and horizontal makes theta। तो ये जो थीटा है आपका, ये थोड़ा सा चेंज कर रहा है, इसको वेरिएबल कर दिया गया है, इसके कारण से प्रॉब्लम में राइज हो सकता है, हमें आगे ध्यान देना है क्या करना होगा, क्योंकि थीटा ही वेरिएबल है और वो किसके फॉर्मेट में वेरिएबल है, पोजीशन के फॉर्मेट। तो इसमें आपको k कांस्टेंट है और x जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या होगा ये हमें निकालना। तो थोड़ा सा जो बच्चे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन फॉर्मेट में जिनको इश्यूज आता है वो उस पर वर्क कर लेंगे। इसमें 4 थीटा हमें दिया हुआ है, तो फोर्स का 2 कंपोनेंट आप देखिए यहाँ पे। जो सबसे पहले जो एवरेज बच्चा सोचेगा वो ये सोचेगा कि थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा के एक्स, उसको हम बाद में यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। तो ये एक फोर्स तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा होगा, जो हमें क्या दिया हुआ है, एफ कॉस थीटा के जगह पे अब आप के एक्स को रख सकते हैं। और एक फोर्स कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज एफ साइन थीटा। और क्योंकि ये वेलोसिटी दिया हुआ है तो ये ऊपर की तरफ तो जाएगा नहीं, ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो ये इस तरफ ही वेलोसिटी को गेन करेगा, कुछ भी जो करेगा। तो हमें इसके वाई डायरेक्शन के फोर्स से कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि हम वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं इस डायरेक्शन में, किधर की तरफ, एक्स डायरेक्शन में। ग्राउंड के कांटेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो और इस पे फोर्स जैसे इधर लगाओगे तो ये इधर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये पुलिंग फोर्स है। पुलिंग फोर्स में आपको, जब भी हम स्टेशन पे उतरते हैं ट्रॉली को खींच रहे होते हैं, तो ट्रॉली किधर जाती है, हवा में ऊपर की तरफ जाती है, या वो ग्राउंड के कांटेक्ट में एक जगह से दूसरे जगह हम जिधर जिधर जाते हैं उधर उधर घूमती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स में जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, यही इसका रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है, इसको वेलोसिटी को मतलब इसके मोमेंटम को हॉरिजॉन्टली एक जगह से दूसरे जगह चेंज करने के लिए, यानी इसके वेलोसिटी को बदलने के लिए, वही वेलोसिटी हमें चाहिए किसी भी जनरल जगह पे, यहाँ पे जनरल पोजीशन पे, वो हमें निकालना। तो फोर्स एफ कॉस थीटा जो है इसका मेन फोर्स हो गया। फोर्स को हम लोग क्या लिख दें, तो फोर्स को हम लोग m इंटू ए लिखेंगे, एफ कॉस के एक्स। अब जो दिमाग वाला बच्चा होगा वो सोचेगा एक्सलेशन को कैसे हटाए यहाँ से, क्योंकि
एक्सलेशन से तो हमें काम बनेगा नहीं, हमें वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी लाने के लिए एक्सलेशन को कैसे लिखते हैं? तो दो ही फॉर्म है एक्सलेशन को लिखने का, एक डीवी बाई डी टी लिख देंगे और एक दूसरा वी डीवी बाई डी एक्स। अब इसमें हमें कौन सा उपयुक्त है, कौन सा अप्रोप्रिएट है जो यहाँ रखना चाहिए, क्योंकि इधर का जो फंक्शन है ये तो एक्स का फंक्शन है, तो ये तो होगा नहीं, तब हम इसी को यूज करेंगे। सो इट इज एम वी डीवी बाई डी एक्स। बहुत अच्छे। अब यहाँ पे एफ कॉस और के एक्स आ गया। हमें तो बस वेलोसिटी से मतलब है और सबको साइड करना हो, तो वेलोसिटी से मतलब है तो उसको अलग करिए, इसको अलग कर लेते हैं। तो दिस इज वी डी वी, और इधर की तरफ क्या है, एफ डिवाइडेड बाय एम, एंड इट इज कॉस के एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ। अब जिस समय आपका वेलोसिटी पोजीशन को हम लोग अगर यहाँ पे एक्स ले लेंगे तो थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स अभी हम इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में यूज इंटीग्रेट नहीं करेंगे, अभी हम इन जनरल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इसके बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है इनिशियल कहाँ से स्टार्ट होता है। बस ये चीज दिया हुआ है कि बॉडी ऑफ मास एम रेस्टिंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन स्टार्ट्स मूविंग अंडर ए कांस्टेंट फोर्स। तो जब ये स्टार्ट मूविंग कर रहा है यानी इनिशियल वेलोसिटी इसका हम 0 ले सकते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा। और इसका पोजीशन हम क्या ले, इसके बारे में नहीं कुछ बोला गया है। दैट इज व्हाट थीटा एक्स के फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं। तो हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बेसिस पे इसको इंटीग्रेट करेंगे। इट इज वी स्क्वायर बाय 2 एंड दिस इज एफ डिवाइडेड बाय एम कॉस थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा। तो ये अगर कॉस थीटा जस्ट रहता तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे तो ये कितना आ जाएगा, कॉस थीटा किसका डिफरेंशिएशन, साइन का। तो यानी कि कॉस थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमें साइन थीटा प्लस सम कांस्टेंट आ जाएगा इफ इट इज इंटीग्रेट। तो यहाँ पे आ गया आपका कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं है के एक्स है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन हो कि के एक्स फॉर्मेट डाल यानी कि इसका थीटा भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम लोग पहले तो कॉस का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, दैट विल बी साइन के एक्स। अब क्या करेंगे, जो ये वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकालना, तो के एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये हो जाएगा। तो इससे डिवाइड कर देंगे, दिस विल बी, ये चीज आपको दिमाग में रखना चाहिए, जो आराम से आप इसको यूज करें। तो यहाँ पे cos के एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका साइन के एक्स एंड डिवाइडेड बाय के। अब ये इंटीग्रेशन के साथ साथ हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट को लगा लेते हैं। तो आप देखिए अगर हम x को 0 करें तो ये साइन का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और रेस से स्टार्ट हो रहा है तो जिस समय वेलोसिटी 0 है, और अगर हम मान लेते हैं कि x भी 0 है उस टाइम पे, तो c कांस्टेंट का वैल्यू हमें 0 आ रहा है, ये आ रहा है। तो अगर वेलोसिटी 0 है, x 0 अगर मान ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा c फॉर्मेट भी 0 आ जाएगा। तो इस केस में हमें c को अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग द वेलोसिटी, it will be, it is 2f sin kx and divided by, यहाँ पे बच क्या रहा है आपका m times of ये बच रहा है, इसको रूट में कर देते। तो this is what we are getting result, it is 2f sin kx divided by m k। ऐसा ऑप्शन कोई है देखिए, 2f sin थीटा एंड एम के, थीटा के फॉर्मेट में इसको लिखा गया है, यानी इसको हम बदल करके थीटा रख देंगे, इट इज 2f sin theta and divided by m k। दिस इज ऑल अबाउट द आंसर। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन हमें जो मिल रहा है, दिस इज 2f sin theta वाला ऑप्शन तो एक ही आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। तो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी, बस आपको ये चीज सोचना था कि हमें वेलोसिटी निकालनी है तो पहले एक्सलेशन को उसके फॉर्मेट पे लाना जरूरी होता है कि एक्सलेशन जो है डीवी बाई डी टी लिखें या वी डीवी बाई डी एक्स लिखें। अगर हमें ये चीज आ रहा है तो फिर फंक्शन एक तरह का जो होगा, एक्स वाला फंक्शन को एक तरफ लेके चले गए, वी वाला एक तरफ लेके चले गए और इंटीग्रेट कर दिया। दिस इज व्हाट यू नीड टू थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, बैलून विद द मास m डिसेंडिंग डाउन विद एक्सलेशन a। अब एक बैलून मान लेते हैं, ये बैलून है
और ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, डिसेंडिंग डाउन विथ एक्सेलेरेशन ए एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में आपको हम जान रहे हैं कि बैलून का मास अगर m होगा तो एक तो mg इस पे लग रहा है जो नीचे इसको ला रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल दिया, हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट मूविंग अप विद द एक्सेलरेशन a। तो इससे कितना मास को रिमूव कर दिया जाए सो दैट कि ये ऊपर की तरफ जो है यही एक्सेलरेशन से जाना शुरू हो जाए। मान लेते हैं कि इसका m मास को हमने रिमूव कर दिया, तो इसमें जो मास बच गया वो m-m बच गया। अब ये ऊपर की तरफ जो है एक्सेलरेट होने लगेगा विद द सेम एक्सेलरेशन a। तो कितना मास को हमें रिमूव करना होगा सो दैट कि इट विल स्टार्ट मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन। तो अभी जो ग्रेविटी लग रहा होगा वो तो m-m इंटू जी आ जाएगा, क्योंकि ये मास जो है हमने रिमूव कर दिया है। अब इसमें अगर हम बस mg, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे एयर ड्रैग को आपको लेना होगा, विदाउट एयर ड्रैग या जिसको हम बुयांसी बोलते हैं, जो इसको जिधर mg आ रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो जिसके कारण से ये चीज हो रहा है आपका, ये नीचे की तरफ आ रहा है अब ऊपर की तरफ। तो ये फोर्स हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि ये ऊपर की तरफ लग रहा है, एक एयर ड्रैग फोर्स लग रहा है एफ बी। तो अगर ये जिस समय एक्सलेशन डाउन की तरफ हो रहा होगा उस समय नेट फोर्स कैसे लिखें, क्या हम उस समय नेट फोर्स लिखने के लिए आपको आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे एक फोर्स mg लग रहा है और दूसरा जो इस पे ड्रैग फोर्स लग रहा है, तो mg में से ड्रैग फोर्स को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, जितना मास है और जितना एक्सलेशन है। ये हमने mg में से क्यों घटाया, क्योंकि mg ज्यादा होगा तभी ये नीचे आ रहा होगा, तो इसलिए रिजल्टेंट फोर्स लिखने के लिए ये हमने mg में से fb को घटाया। तो दैट मीन्स mg माइनस fb आपका क्या हो रहा है, ma हो रहा है। अब दूसरे वाले केस में क्या है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ अगर ये जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि mg नीचे की तरफ लग रहा है, और ये जो फोर्स है ये आपका ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या ये बुयांसी फोर्स जो लग रहा होगा अभी ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा या नीचे की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे जान रहे हैं जो फोर्स हमने लिया है ये फोर्स को हमें कांस्टेंट लेना होगा, इट इज नॉट गेटिंग चेंज। ये फोर्स कांस्टेंट होगा तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट रखेंगे। तो इस केस में अब आपके पास जो लग रहा है वो क्या है, एफ वी माइनस m इंटू जी इज इक्वल टू, अब मास क्या रह गया, m रह गया, और इसका एक्सलेशन में तो कोई चेंजेस नहीं है, यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्सलेशन नहीं बदलना है, बस डायरेक्शन को बदल देना। तो इस केस में जो है हम लोग क्या करेंगे, इस केस जस्ट